Hello everyone, welcome to this video. My name is Charu and I'm TOEIC O-Level certified. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज मल्टीमीडिया एंड मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के, इसकी शुरुआत कब हुई और कौन कौन से रिलेटेड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज किए जाते हैं और जिनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मल्टीमीडिया क्या होता है? एप्लीकेशन दैट यूज मल्टीपल मोडालिटीज टू देयर एडवांटेज इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, graphics, animation, video, sound and most likely interactivity of some kind। ठीक है, तो मल्टीमीडिया बेसिकली ऐसे एक आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपको हर तरह का मीडिया देखने को मिलता है। ठीक है, और हर एक मीडिया के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट के थ्रू, इमेज के थ्रू, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, साउंड, और इन सब के थ्रू जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इसी को ही हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको उस वीडियो में सिर्फ वीडियो नहीं दिखाई देती, साउंड भी सुनाई देता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है तो आपको टेक्स्ट भी दिखाई देता है। अगर किसी तरीके की उसमें ग्राफिक्स या इमेजेस का यूज किया गया है तो वो भी आपको दिखाई देता है। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल अगर समझना है मल्टीमीडिया का, तो आप एक वेब पेज को समझ सकते हैं। ठीक है, आप जब इंटरनेट पर जाते हैं और आप किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स, साउंड, ये सारी चीजें भी वहां होती हैं जो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो इसी को ही हम मल्टीमीडिया कहते हैं, यानी कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे अलग अलग तरह के मीडिया का कॉम्बिनेशन हो, या चाहे ये 5-6 एक साथ कॉम्बिनेशन में लिए गए हो, चाहे 2 हो या 3 हो, तो हर एक तरह का मीडिया वहां पे यूज करके जब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बेसिकली उसी को ही हम मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे कि हमारा मल्टीमीडिया फोन। ठीक है, पहले जो फोन्स आते थे उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता था, आप उसमें सिर्फ टेक्स्ट को ही देख सकते थे, रीड कर सकते थे। उसमें आपका इमेज नहीं होता था, फोटोज नहीं होती थी, वीडियो नहीं होता था, उसमें इवन साउंड नहीं होता था। ठीक है, फिर बाद में धीमे धीमे क्या हुआ, फोटो वाला फोन आने लगा। ठीक है, कैमरा आने लगा। फिर धीरे धीरे जो है गाने वाला फोन आने लगा, उसमें साउंड हमें सुनाई देने लगी, सॉन्ग हम सुनने लगे। फिर उसके बाद में अब वीडियो वाला फोन आने लगा। तो इसी तरीके से अब जो फोन्स आते हैं हम उन्हें मल्टीमीडिया फोन कहते हैं, क्योंकि हमें अपने फोन में सिर्फ टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट के अलावा पिक्चर्स, साउंड या सॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वीडियो, एनिमेशन, गेम्स, सब कुछ हमें वहां पे मिल जा रहा है, इसीलिए हम उसे मल्टीमीडिया फोन कहते हैं। ओके, अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली हमने ने अभी जस्ट देख ही लिया है कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जिन्हें हम मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया मोडालिटीज ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, image, graphics, animation, video and multimedia are put to use in ways as diverse as। ठीक है, फिर वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, distributed lectures for higher education, telemedicine, cooperative work environment that allows business people to edit a shared document, or school children to share a single game using two mice that pass control back and forth, searching large video and image database for target visual objects। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो बेस कंपोनेंट होता है मल्टीमीडिया का, वो तो टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, वीडियो ही है।
ठीक है। उसके अलावा वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेक्चर्स, शेयर्ड एडिटिंग, तो ये सारे भी जो है मल्टीमीडिया का ही कंपोनेंट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली मल्टीमीडिया जो है आपको इस तरीके की सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ये कर पाते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया की। हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया को लेके बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों में। लोग श्योर नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते कि मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया एक है या अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टेड नेल्सन invented the term hypertext around 1965, whereas we may think of a book as a linear medium, basically meant to be read from beginning to end. A hypertext system is meant to be read non-linearly by following links and point to other parts of the document or indeed to other documents. ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। आप जब एक कोई बुक ओपन करते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, तो आपको कैसे पढ़ना होता है? आप सिंपली स्टार्ट से लेकर, बिगिनिंग से लेकर उसके एंड तक उसको पढ़ते हैं। ठीक है, बीच में कहीं स्किप नहीं करते हैं। आप उसको पॉइंट 1 से लेकर उसका जो लास्ट उस पेज का या पूरी बुक का जो भी लास्ट है, आप वहां पर लीनियर तरीके से जाते हैं। ठीक है, बीच में ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं जंप किया, फिर बीच बीच में एक पैराग्राफ पढ़ा और एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप दूसरे पेज पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना बुक में। आप बेसिकली क्या करते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक कंटिन्यूशन में उसको पढ़ते हैं। क्योंकि बुक्स में किसी भी तरीके की ऐसी कोई लिंक या ऐसा कोई तरीका नहीं प्रोवाइड होता है जिससे कि आप दूसरे पैराग्राफ या दूसरे पेज पर या दूसरे किसी चैप्टर पर जंप कर सके। ठीक है, वहां पर पहुंच सके। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो आपका वेब पेज होता है, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं और वेब पेज आप देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं। ठीक है, या आपने कभी कोई ब्लॉग पढ़ा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ब्लॉग जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बीच बीच में कई सारे ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस दिखाई देते हैं जो हाइपर लिंक होते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक अब कैसे पता चलेगा? या तो वो डिफरेंट कलर्स में होंगे, या अगर नहीं भी होंगे तो हो सकता है वो अंडरलाइंड हो, बोल्ड हो, समथिंग इस टाइप का हो, या फिर अगर वो नॉर्मल भी है। तो हाइपरलिंक की एक खासियत होती है कि अगर आप वहां पे अपना माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर एरो से बदलकर हैंड का जो है शेप ले लेता है। ठीक है, हैंड के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब होता है कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ब्लॉग के बीच में, ब्लॉग का जो कंटेंट होता है, जो पैराग्राफ्स होते हैं, उसके बीच में कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको दूसरे किसी वेब पेज पर या दूसरे किसी यूआरएल पर, वेब एड्रेस पर आपको ले जाता है। ठीक है, उस पेज को छोड़कर, जो आप अभी रीड कर रहे थे, उस पेज को छोड़कर दूसरे किसी पेज पर ले जाता है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, हम इसको आम भाषा में हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं या लिंक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को जो है हाइपर टेक्स्ट कहा गया है। तो टेड नेल्सन ने 1965 में सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट वर्ड का यूज किया था फॉर द वेब पेजेस। ठीक है, तो वेब पेज में हम लिंक्स को क्रिएट करने के लिए जब किसी वर्ड को या सेंटेंस को लिंक में बदल देते हैं कि जिससे कि आप दूसरे पेज पे पहुंच जाए, तो हम इसको बेसिकली हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक कहते हैं। अब आगे चलकर कुछ सालों बाद जो है हाइपर मीडिया का जन्म हुआ। तो हाइपर मीडिया भी टेड नेल्सन ने ही दिया। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। हाइपर मीडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड टू बी टेक्स्ट बेस्ड, इट कैन include other media such as graphics, images, especially the continuous media, sound and video. Apparently, Ted Nelson was also the first to use this term. The World Wide Web is the best example of the hypermedia application. ठीक है, तो हम वही बात कर रहे थे कि हाइपर मीडिया क्या होता है बेसिकली।
अभी तक हम हाइपर टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो हाइपर टेक्स्ट में हम सिंपली बात कर रहे थे कि टेक्स्ट के बीच में कोई एक वर्ड या सेंटेंस लिंक होगा, वो आपका हाइपर टेक्स्ट होगा। तो हम हाइपर टेक्स्ट में हम ये देख रहे हैं कि वहां पे सिर्फ टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे ओनली एंड ओनली टेक्स्ट है, वहां पे कोई अदर काइंड ऑफ मीडिया नहीं है, ना इमेजेस है, ना वीडियो है, एनिमेशन है, ना साउंड है, ना कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ एक हाइपर टेक्स्ट कहला रहा है, ठीक है। और हाइपर मीडिया क्या है कि जब एक वेब पेज के अंदर आपको कई अलग अलग तरह के मीडिया मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि साउंड हो गया, वीडियो हो गया, कोई इमेज हो गई, इस तरीके के अलग अलग मीडिया मिलते हैं, और वो मीडिया अपने आप में एक हाइपर लिंक होते हैं या लिंक्स होते हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं, तो आप किसी दूसरे वेब पेज पर या किसी दूसरे यूआरएल पर, वेब एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिसके जहाँ पे हो सकता है उस पिक्चर या उस वीडियो से रिलेटेड कोई अलग इंफॉर्मेशन दी हुई हो या कुछ और दिया हुआ हो, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जब आप ब्राउज करते हैं, amazon वगैरह आप जब यूज करते हैं, तो आपने जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस देखी, ठीक है, ड्रेस आपको जो दिखाई देती है वो एक पिक्चर के फॉर्म में होती है, ठीक है। आप एक्चुअल तो देख नहीं रहे होते हैं, वीडियो तो देख नहीं रहते हैं, आप सिर्फ एक पिक्चर के फॉर्म में उस ड्रेस को देखते हैं। आप उस ड्रेस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक दूसरे पेज पर वो इमेज लेके जाती है, क्योंकि वो इमेज अपने आप में ही एक मीडिया है, एक वैसे तो वो एक मीडिया है और अपने आप में ही वो एक हाइपर लिंक है, ठीक है। तो वो आपको दूसरे पेज पे ले जाती है जहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है या चेकआउट करने के लिए दिया होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक वेब पेज के अंदर हम कई अलग अलग तरह के मीडिया को इंक्लूड करते हैं एक साथ, और वो अलग अलग मीडिया हाइपर लिंक होते हैं दूसरे दूसरे पेज पर आपको पहुंचाने के लिए, तो उसको हम बेसिकली हाइपर मीडिया कहते हैं, ठीक है। जब आप वेब पेज ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए हम एक ब्लॉग का ही एग्जांपल लेते हैं, तो एक ब्लॉग में आजकल सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, वहां पे वीडियो भी होती है, इमेज भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, और वो अपने आप में हाइपर लिंक्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लॉगर ने उसे हाइपर लिंक बनाया होगा तो तब वो क्या होगा, हाइपर मीडिया होगा। इसे ही बेसिकली हाइपर मीडिया कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब को बेस्ट एग्जाम्पल कहा गया है हाइपर मीडिया एप्लीकेशन का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसे हम नॉर्मली इंटरनेट के नाम से जानते हैं, इंटरनेट पे ही हम एक साथ सारे मीडिया को एज अ हाइपर मीडिया देख पाते हैं, ठीक है। अब मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया fundamentally means that computer information can be represented through audio, graphics, images, video, and animation in addition to traditional media, ठीक है। Hypermedia can be considered one particular multimedia application, ठीक है। तो हमें मल्टीमीडिया से ये समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर पे जो कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, इमेज के फॉर्म में हो सकती है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और जब कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर या वेब पेज पर या पीडीएफ में, डॉक में, किसी भी तरीके से, मतलब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं या इवन अपने मोबाइल का यूज कर रहे हैं, और आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ ऑडियो में मिल रही है, तो वो मल्टीमीडिया नहीं होगा, वो सिर्फ एक मीडिया है, ठीक है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सिर्फ इमेज के फॉर्म में दिखाई दे रही है, कुछ और उसमें एडेड नहीं है, ना कोई टेक्स्ट है, ना ही कोई म्यूजिक है, तो वो भी सिर्फ एक मीडिया होगा। मल्टीमीडिया कब होगा? जब कम से कम दो या दो से ज्यादा मीडिया एक साथ हो सेम इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। जैसे कि अ, जैसे कि इस वीडियो को देखिए, ठीक है, जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, उसमें आपको स्लाइड्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, चलते हुए आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, और इवन आपको साउंड भी सुनाई दे रही है, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। तो ये क्या हो गया, इसमें तीन तरीके के मीडिया इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये एक हाइपर मीडिया का, सॉरी, ये एक मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। कभी कभी आपने यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सिर्फ टेक्स्ट चलते रहते हैं,
ठीक है, कभी कोई साउंड नहीं होती है या साउंड होती है तो किसी की आवाज नहीं होती है, तो इस टाइप की चीजें होती है। तो बेसिकली आजकल के जो भी हम वीडियो देखते हैं उसमें कम से कम दो मीडिया तो जरूर होते हैं, साउंड होगा और एक आपका वीडियो होगा, या जिसे हम एनिमेशन कह लें, अगर एनिमेशन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जिसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखाई देता है। ठीक है, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कोई अलग इमेज नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त। अगर इमेज आगे होगी तो आपको आगे इमेज भी दिखाई देगी। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर वीडियो होती तो वीडियो भी दिखाई देती। तो बेसिकली ये मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में जब हम किसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जब ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, इन सारे चीजों से को मिलाकर जब आपको रिप्रेजेंट की जाती है तो ये मल्टीमीडिया होता है। ठीक, सिंपल सी ये बात है। हाइपर मीडिया जो है वो एक किसी एक पर्टिकुलर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को हम कह सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो अपने आप में हाइपर मीडिया हो सकता है। ठीक है, वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो भी है, साउंड भी है, टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी है, तो क्या हो गया, वीडियो अपने आप में एक मल्टीमीडिया है। और उसका अगर वो लिंक है तो वो हाइपर मीडिया है। ठीक है, आई होप कि ये छोटा सा जो है डिफरेंस, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की। ठीक है, तो जब हम मल्टीमीडिया की बात करते होते हैं तो मल्टीमीडिया में बेसिकली हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मल्टीमीडिया का मतलब ही है कि सॉफ्टवेयर के जरिए ही हम उसमें कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो में भी कुछ अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है। जैसे कि इस वीडियो को एडिट करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम मल्टीमीडिया पढ़ते हैं तो मल्टीमीडिया से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, विच इज म्यूजिक सीक्वेंसिंग एंड नोटेशन, डिजिटल ऑडियो, graphics and image editing, video editing and animation, multimedia authoring। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें म्यूजिक सीक्वेंसिंग एंड नोटेशन की। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं केक वॉक, क्यूब बेस और मैक्रोमीडिया साउंड एडिट। ये तीन तरह के यहाँ पे टूल दिए गए हैं जो काफी कॉमन है, पॉपुलर है, जो अक्सर यूज किए जाते हैं उन लोगों के थ्रू जो ऑडियो से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ें तो हमें पता चल पाता है कि ये हमें जो है कुछ इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये सॉफ्टवेयर, जिसमें हम म्यूजिक को जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम कुछ पार्ट हम डिलीट कर सकते हैं, कुछ नया ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक की मिक्सिंग कर सकते हैं और ऑटो ट्यून कर सकते हैं। जो स्पीकर होता है उसकी आवाज को हम चेंज कर सकते हैं। आप लोग ने अगर कभी ट्राई किया हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही साउंड एंड मीडिया के अंदर एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप रोबोटिक्स में आवाज सुन पाते हैं, या बहुत नीचे कर देते हैं उसकी पिच को तो वो एक मेन की आवाज में आपको स्पीच सुनाई देती है। ठीक है, या अगर बहुत हाई कर देते हैं तो आपको एक फीमेल की आवाज में वो पिच सुनाई देती है, और बच्चे की आवाज में भी आपको सुनाई देती है। तो इस तरीके की आपको वहां पे चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे और भी ऐसे टूल्स हैं जिसमें कि आवाज को हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल डबिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि फीमेल की आवाज में कोई रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम
म्यूजिक सीक्वेंसिंग एंड नोटेशन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उनका यूज करके फीमेल में की आवाज में डब की हुई आवाज को हम चेंज कर सकते हैं और वो मेल की आवाज में हो जाएगी। ठीक है, आपने हो सकता है मीम्स में या किसी अलग तरीके की वीडियोस में इस तरीके की एडिटिंग देखी हो। ठीक है, आजकल एडिटेड वीडियोस का चलन है जो बेसिकली मीम्स होते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि अच्छा ये तो काफी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। तो ये किस तरीके से होता है, या तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से होता है या फिर म्यूजिक सीक्वेंसिंग नोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो जो बेसिकली म्यूजिक सीक्वेंसिंग एंड नोटेशन होता है वो साउंड से रिलेटेड काम करता है। वीडियो एडिटिंग में इसका यूज होता है लेकिन वो बाद में होता है। बेसिकली साउंड एडिटिंग जो होती है या जो म्यूजिक कंपोज किए जाते हैं, ठीक है, उनकी जो नॉइज होती है जो डिलीट की जाती है, तो ये जो बेसिक काम होते हैं ये आपकी म्यूजिक सीक्वेंसिंग के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली यही सारी चीजें बताई गई हैं जो मैं यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया। ठीक, अब हम आते हैं डिजिटल ऑडियो में। अब डिजिटल ऑडियो जो है म्यूजिक से अलग है। ठीक है, डिजिटल ऑडियो में यहाँ पर मेरी आवाज एक ऑडियो है, डिजिटल ऑडियो है। और जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो अगर इस वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ा होता तो हम उसकी बेसिकली बात कर रहे होते। ठीक है, तो डिजिटल ऑडियो की अगर हम बात करें तो डिजिटल ऑडियो जो है कुछ टूल्स हमें प्रोवाइड करता है, विच इज कूल एडिट, साउंड फॉर्ज, प्रो टूल्स। ठीक है, डिजिटल ऑडियो के जो टूल्स हैं या जो सॉफ्टवेयर है वो काम क्या करते हैं, वो आपको इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप आवाज को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई इंग्लिश मूवी की हिंदी डबिंग देखते हैं, तेलुगु मूवी की हिंदी डबिंग देखते हैं, तो वो क्या होता है, वो डिजिटल ऑडियो होता है। ठीक है, तो उस जो ओरिजिनल साउंड होती है, ओरिजिनल ऑडियो होती है, उसको रिमूव करके नई डबिंग की जाती है। तो वो कैसे होता है, इन्हीं डिजिटल ऑडियो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ साउंड बहुत स्पीड में जो है, डिजिटल ऑडियो बहुत स्पीड में चलती है या बहुत स्लो मोशन में चलती है। ठीक है, तो वो भी एडिटिंग किस में होती है, आपके इन्हीं डिजिटल ऑडियो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड टूल्स में ही वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं स्पीच से रिलेटेड, कि जैसे कि हाँ, कुछ बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं जो लोग अक्सर यूज करते हैं मूवीज में, कि जिससे कि हमें लगता है कि अरे अ, ये जो हीरो है हमारा या ये जो हीरोइन है, उसकी आवाज तो डिफरेंट लग रही है इस मूवी में। तो वो मूवी में डिफरेंट आवाज कैसे लगती है, बेसिकली डिजिटल ऑडियो के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी हेल्प से उसमें कुछ उनके आवाज में कुछ इफेक्ट्स डाले जाते हैं। ठीक है, उनके आवाज में बोलते समय नहीं, बेसिकली डबिंग के बाद कुछ इफेक्ट्स डाले जाते हैं सो दैट कि उनकी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट लगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने अगर रोबो 2.0 मूवी देखी होगी तो उसमें जो विलन का रोल करते हैं, विलन का रोल कौन करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। लेकिन उनकी आवाज उसमें उतनी क्लियर नहीं है जितनी कि बाकी मूवीज में होती है। उस मूवी में अक्षय कुमार एज अ विलन, उनकी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कैसे डिफरेंट किया गया, उनकी आवाज में थोड़ी सी एडिटिंग की गई, थोड़े से इफेक्ट्स डाले गए, जिससे कि एक विलन का लुक हम उनकी आवाज को दे सकें। ठीक है, ऑब्वियसली और ऑडियो का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर विलन की जो आवाज है वो विलन जैसी ना हो, हीरो जैसी हो, तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो उस आवाज को ऐसा विलन वाला इफेक्ट देने के लिए उसमें कुछ एडिटिंग करी गई और इफेक्ट्स डाले गए, जिससे कि ये नहीं पता चल पाता है कि वो बेसिकली अक्षय कुमार की आवाज है, और हमें एक विलन का इफेक्ट, साउंड इफेक्ट जो है आता है उसमें। तो ये कैसे होता है, डिजिटल ऑडियो से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, मे बी कूल एडिट, साउंड फॉर्ज, प्रो टूल्स, जो भी उन्होंने यूज कर रहा हो, ठीक है, उस तरीके से हमें ये इन सारी चीजें मिल जाती हैं। ओके,
ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस हो सकता है इनमें से कुछ के नाम से आप वाकिफ हो या कुछ को आपने यूज भी किया हो, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, ठीक है, एडोब फोटोशॉप तो बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोग जानते हैं, मैक्रोमीडिया फायरवर्क्स एंड मैक्रोमीडिया फ्री हैंड। तो ये जो चार यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स दिखाए गए हैं, ये ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग के काम में आता है, ठीक है। अडोब इलस्ट्रेटर जो होता है बेसिकली आपके लोगो डिजाइन के लिए, या जो भी ग्राफिक्स वाली चीजें होती हैं आप अक्सर जो देखते हैं वो आपके डिजाइन होते हैं अडोब इलस्ट्रेटर में, या ग्राफिक में कोई फ्लावर हो गया या कोई डॉल हो गई, तो इस तरीके की जो ग्राफिक्स होती है, कार्टून्स होते हैं, लोगो डिजाइन होते हैं, वो एडोब इलस्ट्रेटर की मदद से ही उसको करे जाते हैं। तो इसमें जो वेक्टर ग्राफिक्स आपको मिलती है, वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी की वो इमेज बनाते हैं, उनकी एजेस जो है इतने फाइन होते हैं कि आप उसको एक बड़े बैनर पे भी प्रिंट कराएंगे तो वो इमेज जो है वो ब्लर नहीं होगी, ठीक है, खराब नहीं होगी, जिससे फटी फटी सी दिखती है वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। अडोब फोटोशॉप की बात करें तो अडोब फोटोशॉप से हम सब फेमिलियर हैं। अडोब फोटोशॉप इमेज एडिटिंग टूल है, हम इसमें इमेज एडिट कर पाते हैं और हम जिस तरीके से चाहे इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं, और उसका एक बहुत अच्छा फीचर होता है फिल्टर फैक्ट्री, जो हमें अलग अलग तरह के फिल्टर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लाइटिंग इफेक्ट को, शैडोइंग इफेक्ट को जो है मैनेज कर सकते हैं अपनी फोटो के हिसाब से, ठीक है, अपनी इमेज के हिसाब से, जिससे कि वो पिक्चर बहुत ही ज्यादा डिसेंट, क्लासिक और हाई क्वालिटी के में नजर आती है। तो अडोब फोटोशॉप जो है इवन हमें हाई क्वालिटी की पिक्चर प्रोवाइड करता है, सो दैट कि हम इसे एक बड़े होर्डिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम उनकी इमेजेस देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, हमारे बॉलीवुड एक्टर्स की, तो उनकी जो इमेज एडिट की जाती है मोस्ट प्रोबेबली अडोब फोटोशॉप का ही यूज करके की जाती है। हो सकता है इससे और बेटर सॉफ्टवेयर भी वो यूज करते हो, लेकिन एडोब फोटोशॉप बहुत ही कॉमन है और ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैक्रोमीडिया फायरवर्क, मैक्रोमीडिया फायरवर्क जो होता है वो भी एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है, ठीक है, और इसमें भी इमेज जो हमें मिलती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है, क्योंकि ये हमें वेक्टर ग्राफिक्स में प्रोवाइड करते हैं और इसमें लोगो डिजाइन किया जाता है। देन वी हैव मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, सेम कंपनी का ही है, मैक्रोमीडिया फायरवर्क्स एंड मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप एक ही कंपनी के ब्रांड, दो सॉफ्टवेयर्स हैं, उस तरीके से मैक्रोमीडिया की दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं। फ्री हैंड जो होता है वो आपको वेब ग्राफिक्स एडिटिंग आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली वेब ग्राफिक्स एडिटिंग का मतलब जो वेब पेज पर आप जो ग्राफिक्स देखते हैं, ठीक है, अगर आपने कभी किसी ऐसे वेब पेज को यूज किया हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ग्राफिक्स नजर आती है, मे बी वीडियो गेम से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हो या कोई और ग्राफिक्स से रिलेटेड, जहाँ पे इवन हाँ स्टॉक ग्राफिक्स मिलते हैं, अगर आप उन वेबसाइट्स को कभी देखी हो तो आपको बहुत सारे ग्राफिक्स आपको वहाँ पे नजर आते हैं। तो वो ग्राफिक्स कैसे जो है बनते हैं, फ्री हैंड की मदद से बनते हैं, ठीक है, और वो वेब के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों वेब के लिए अच्छे माने जाते हैं? क्योंकि उनकी क्वालिटी हाई होती है, लेकिन उनका जो लोडिंग टाइम होता है वो कम होता है। लोडिंग टाइम से मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हमने अपनी वेबसाइट में बहुत ज्यादा इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक्स हमने यूज कर लिया, तो होगा क्या कि वो साइट लोड होने में टाइम लगाएगी, ठीक है। तो मैक्रोमीडिया फ्री हैंड सॉफ्टवेयर जो है इस तरीके के ग्राफिक्स हमें प्रोवाइड करता है, इतने लाइट हमें साइज के ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है कि अगर हम उनका यूज करते हैं वेब पेज में, तो बहुत ज्यादा ग्राफिक्स होने के बाद भी वो वेब पेज बहुत ही लाइट रहेगा, कम साइज का रहेगा, और लो इंटरनेट कनेक्शन में भी वो पेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने का मतलब आप उसको अपने ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगर कुछ आपने ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो जल्दी ओपन नहीं होती, इसी वजह से ओपन नहीं होती हैं क्योंकि उसमें जो भी इमेजेस या वीडियोस यूज किए गए हैं वो बहुत ज्यादा हैवी हैं, जो साइट को बहुत ज्यादा हैवी बनाते हैं,
ठीक है। तो मैक्रोमीडिया फ्री हैंड जो है इसलिए काफी पॉपुलर है, काफी अच्छा माना जाता है कि लाइट ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करता है। देन वी हैव वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। हो सकता है आपने इनमें से भी किसी का नाम सुना हो। अडोब प्रीमियर, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स एंड फाइनल कट प्रो। तो अडोब प्रीमियर एंड अडोब आफ्टर इफेक्ट्स भी अडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जो प्रोवाइड करते हैं उसी कंपनी का है, और ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स माने जाते हैं। फाइनल कट प्रो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो वीडियो होती है उनमें एडिटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एडिटिंग में आप क्या कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, साउंड एंड टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई नॉइस है, किस तरीके की कोई एरर है, गलतियां हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। और जो मतलब आप कोई फिल्टर, इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अडोब प्रीमियर आपको बेसिकली वो जो नॉर्मल एडिटिंग होती है वो आपको प्रोवाइड करता है, एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के आफ्टर इफेक्ट्स आपको बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी वीडियोस होती है ना जिसमें बहुत ज्यादा हम आफ्टर इफेक्ट्स को देखते हैं, तो वो आफ्टर इफेक्ट्स हमें एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के सॉफ्टवेयर की मदद से मिल पाते हैं। ठीक है, फाइनल कट प्रो की अगर बात करें तो ये ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ एप्पल कंपनी, मतलब बेसिकली एप्पल कंपनी से बनाती है, और मैक यूज करने वाले या मैक ओएस यूज करने वाले बेसिकली फाइनल कट प्रो का यूज करते हैं, क्योंकि ये शायद विंडोज के लिए अवेलेबल नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये भी वही सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आप अगर आप यूट्यूब पे या नेट पर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च करेंगे तो फाइनल कट प्रो का नाम आई होप कि सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है वीडियो एडिटिंग के लिए। देन वी हैव एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं। बेसिकली हम सबसे पहले बात करें कि एनिमेशन होता क्या है। आप वीडियो गेम्स में आपने देखा होगा, ठीक है, कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको कुछ एकदम रियल नहीं होते हैं। वो कैरेक्टर्स कार्टून जैसे भी नहीं होते हैं, वो एकदम 3D टाइप में आपको दिखाई देते हैं, तो वो बेसिकली वही एनिमेशन होता है। ठीक है, कुछ एनिमेटेड मूवीज होती हैं जैसे कि फाइंडिंग नेमो हो गया, या गुड डायनासोर हो गया, तो ये सारे जो हैं आपके एनिमेटेड वीडियोस होते हैं, एनिमेटेड मूवी होती हैं, ये बेसिकली एनिमेशन होते हैं जो आपको 3D इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 90s के टाइम पे जो कार्टून आते थे वो 2D में आते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि बैकग्राउंड और जो कैरेक्टर है वो दोनों एक ही में मिक्स हो जाते थे। बट जब से एनिमेशन का चलन शुरू हुआ है, 3D ग्राफिक्स और 3D इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट में हमें डिफरेंस पता चलता है कि ये बैकग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट है। कुछ कुछ एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर्स तो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्स, यहाँ पे जो है डायरेक्ट एक्स जो है इतना ज्यादा अच्छा होता है कि ये इस तरीके की आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है, एनिमेशन एनिमेटेड मूवीज प्रोवाइड करता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वो एनिमेटेड वीडियो है या वो रियल वीडियो है, यानी कि उस वीडियो में जो भी कैरेक्टर्स है वो रियल है या एनिमेटेड है। और इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो जैसे कि उसमें कोई कैरेक्टर है, उसने कोई क्लोथ पहन रखे हैं, तो उसकी क्लोथिंग बहुत रियल दिखाई देती है, कैसा लगता है कि रियल के कपड़े हैं, बट बेसिकली वो एनिमेटेड ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लें मल्टीमीडिया एपीआई से रिलेटेड जो भी एनिमेटेड सॉरी एनिमेशन के जो टूल्स हैं वो हैं जावा 3D, डायरेक्ट एक्स एंड ओपन। रेंडरिंग टूल्स में अगर हम बात करें तो 3D स्टूडियो मैक्स, सॉफ्ट इमेज एक्सरसाइज, माया एंड रेंडर मैक। माया भी जो है आपको इसी तरीके के इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है एनिमेशन वीडियोस के, जिसमें कि क्लूज एंड वर्ड्स काफी रियल नजर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि वो एनिमेटेड वीडियो है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं एनिमेशन से रिलेटेड। ओके, एक और सॉफ्टवेयर है GIF,
एनिमेशन पैकेज। ठीक है, GIF को लोग गिफ भी पढ़ते हैं, कुछ लोग जिफ भी पढ़ते हैं। तो आपको जिस भी फॉर्म में ये समझ में आए, ठीक है, जिस भी फॉर्म में आप इसे सुने, इसको बेसिकली इसको GIF पढ़ा जाता है। तो GIF क्या होता है? फॉर अ सिंपल अप्रोच, ओके, तो GIF बेसिकली होता क्या है कि आपने कुछ ऐसी इमेजेस देखी होंगी जो आपको कुछ सेकंड का वीडियो जैसा इफेक्ट देती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड्स का यहाँ पे वीडियो चल रहा है, तो वो बेसिकली वीडियो नहीं होता है, वो इमेज ही होती है, लेकिन वो इमेज जो होती है वो GIF होती है। तो GIF एनिमेटेड इमेज होती है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी इमेजेस को एक साथ मिलाकर कुछ इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि वो हमें एक वीडियो जैसा दिखाई देता है, बट वो होती इमेज ही है। ठीक है, आपको अगर मैं GIF का एग्जांपल दूं तो आपने अक्सर गुड मॉर्निंग मैसेजेस में देखा होगा कि लोग जब व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, किसी ने रोज या किसी ने कुछ भी भेजा आपको, तो ठीक है, उसमें कुछ स्पार्कल्स होते हैं, या पानी अगर भेजा होता है तो पानी चल रहा होता है, या बर्ड्स होती हैं तो बर्ड्स के विंग्स जो है हिल रहे होते हैं, ऐसा लगता है बर्ड्स जो है उड़ रही हैं। तो इस तरीके के जो इफेक्ट्स होते हैं, ये आपकी GIF एनिमेशन के ही इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगेन वो वीडियो नहीं होती है, वीडियो जैसा लुक जरूर होता है, बट होती वो GIF इमेज है। ठीक है, वो इमेज फाइल होती है। ओके, देन वी हैव मल्टीमीडिया ऑथरिंग। मल्टीमीडिया ऑथरिंग क्या होती है? Tools that provide the capability for creating a complete multimedia presentation, including interactive user control, are called authoring programs. ठीक है, तो बेसिकली जब कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए जो एक फैसिलिटी मिलती है, जिन टूल्स की मदद से, जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद से, हमें उसे ही हम मल्टीमीडिया ऑथरिंग कहते हैं। और इसका एक खास बात ये है कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग से हमें वो इस तरीके की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होती है कि वो यूजर इंटरैक्टिव होता है। ठीक है, हम उसे यूज कर सकते हैं, हम उसे यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। मैक्रोमीडिया फ्लैश है। मैक्रोमीडिया फ्लैश जो होता है वो काफी इंटरैक्टिव मूवी जो है क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो इंटरैक्टिव मूवीज होती है उन्हें क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम इसे यूज करते हैं। और इसमें जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर का कोई और एक्सेसरीज हो गए, इन सबको जो है सिंबल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैक्रोमीडिया डायरेक्टर है। मैक्रोमीडिया डायरेक्टर जो है मैक्रोमीडिया फ्री हैंड और फायरवर्क्स जो बनाती है कंपनी, उसी का ही है। uses a movie metaphor to create interactive presentation। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है एक ऐसी तरह की मूवी या ऐसी तरीके की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है जो कि इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन को फैसिलिटेट करे। ठीक है, यानी कि हम उस मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। समथिंग इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, ओके, और इसका यूज करके जो भी वीडियो या जो भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, उनके कास्ट जो होते हैं, इनको स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स, म्यूजिक, साउंड पैलेट्स, ये सारी चीजें बेसिकली इनको कास्ट कहा जाता है। ठीक है, then we have authorware. Authorware is amateur well supported authoring product that has an easy learning curve for computer science students because it is based on the idea of flowchart. It allows hyperlinks to link text, digital movies, graphics and sound। ठीक है, तो बेसिकली ऑथरवेयर क्या होता है? वो हाइपर लिंक्स क्रिएट करने के लिए बड़ी हेल्पफुल चीज होती है। ठीक है, हाइपर लिंक्स क्रिएट करना भी अपने आप में ही इजी टास्क है अगर हम टेक्स्ट बेस या ब्लॉग की बात करें, लेकिन जब मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम हाइपरलिंक कैसे
क्रिएट करेंगे उसके लिए जो है ऑथरवेयर्स टूल जो है काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जैसे डायरेक्टर मूवी, फ्लैश एनिमेशन, तो इस तरीके की चीजें जो है यूज की जाती हैं। Then we have Quest. ठीक है, Quest which uses a type of flowcharting metaphor. It is similar to authorware in many ways. ठीक है, तो बेसिकली Quest जो है authorware की तरह होता है क्योंकि authorware में भी फ्लो चार्ट के तरीके हमें जो है एलिमेंट्स मिलते हैं, उस तरीके से Quest में भी हमें फ्लो चार्ट के तरीके एलिमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हम बेसिकली फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे कि डायग्राम जैसा बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग शेप के बॉक्सेस होते हैं, तो उसी को ही हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। और फ्लो चार्ट के ही तरह से उसमें प्रेजेंटेशन होता है या मूवी जो है क्रिएट होती है, या हम बेसिकली कहते हैं कि इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और उसमें जो है लिंक्स क्रिएट करने में भी हेल्प मिलती है। और क्वेस्ट में भी हम सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देख रहे हैं। तो हमने 4 तरह के टूल्स की या सॉफ्टवेयर की बात की जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, so that's all for this video. We will meet in the next video.